बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब हम इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की ओर से आयुष समृद्धि ज्ञान गंगा के 1883वें पड़ाव पर आपका स्वागत करते हैं। आज सब्जेक्ट है क्यूए फॉर एएसयू ड्रग्स टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। मैं अंतरिक्ष कटारा जी का, हमारे डॉक्टर सगीर जी का बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी से प्रार्थना करता हूं उनके इस विषय में कुछ उद्बोधन के लिए और स्वागत करता हाँ पवन जी धन्यवाद। हूं। धन्यवाद सर। तो महान दान है, ये तो करना ही जरूरी है, लेकिन इतना सोसाइटी पर अभी भी उसको नेत्र डोनेशन का जितना होना चाहिए अभी तो हुए नहीं है। इस वेबिनार का सब्जेक्ट हमारा ये है सर, सामने आप। अच्छा, अभी नेक्स्ट वेबिनार के बारे में बोल रहा है क्या? हाँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक। नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this AYUSH Samriddhi International Webinar Series on Quality Assurance for ASU Medicine Testing Protocol. So in this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Dr. Himanshu S. Tiwari, President Technical Karma Ayurved New Delhi. Namaskar sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Antariksha Katra from Haridwar. Namaskar sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Mr. Rakesh Sharma from Jaipur. Namaskar sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Sagher Ahmed Khan from New Delhi. Namaskar sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to AYUSH Samriddhi International Webinar Series on Quality Assurance for ASU Medicines Testing Protocols. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pawanji. Thank you sir, thank you very much. Now I would like to invite Dr. Professor V.K. Agnihotri sir, आदरणीय प्रोफेसर V.K. धन्यवाद प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी। हम आज के इस दूसरी वेबिनार पे जो कि क्वालिटी एश्योरेंस फॉर आयुष आशु मेडिसिन दियर टेस्टिंग प्रोटोकॉल के बारे में टॉपिक लेके हम इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का आज के अतिथि वक्ताओं का स्वागत है और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है, यहाँ से लेके और यूट्यूब के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि विषय रखा गया और रिपीटेडली हम लोग इस विषय पर पूरी सीरीज ही चला रहे हैं, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो कुछ औषधियां हम रोगी को उसके रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त करते हैं, उनकी पूरी निर्माण की प्रक्रिया में जहां जहां पर हमें क्वालिटी का एश्योरेंस कराने की बात आती है, तो रॉ मटेरियल से लेके और एंड प्रोडक्ट तक या जो पैकेजिंग की स्टेज के बाद जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं मशीन को, उसके लिए क्या कुछ हमारे टेस्टिंग प्रोटोकॉल हैं जिनके थ्रू हमारी प्रिपरेशन गुजरती है स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो इस योग्य डिक्लेयर कर दिया जाता है कि नाउ इट इज रेडी टू यूज टू बी कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट एंड इट विल बी हैविंग गुड बेनिफिशियल इफेक्ट्स एंड नॉट लीडिंग टू एनी कॉम्प्लिकेशंस और आफ्टर इफेक्ट्स। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमारे देश में और जगह भी जितनी ये सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन सब के पीछे बहुत बड़े हमारे साइंटिस्ट का हाथ होता है, जो स्टेप स्टेप पर ये चीज चेक करते हैं कि बनने वाली औषधि की जो क्वालिटी कंट्रोल है और जिसके लिए क्वालिटी का एश्योरेंस दे रखा गया है, वो उस पर खरी उतरे या उसकी उस गुणवत्ता को स्थापित कर सके।
तो आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि जहाँ फर्जीवाड़ा, जहाँ नकली का जमाना और जहाँ पर मिलावट की चीज बड़ा कष्ट होता है कि एक तो रोगी रोग के कारण वैसे ही व्यथित होता है और उसको श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली औषधि भी न मिले, तो फिर उसका पैसा भी खराब होता है, जीवन पर उसका समय भी खराब होता है और उसको रोग से मुक्त होने में समय लगता है। तो हमारी इस सीरीज का जो मौलिक जो ध्येय है वो क्वालिटी एश्योरेंस पर आधारित है। इसलिए आज के इन वक्ताओं का, अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कटार साहब आ चुके हैं, सगीर साहब आ चुके हैं और निश्चित रूप से इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और हमारे फड़के साहब जुड़े हैं, आशा है वो जुड़े रहेंगे, और तिवारी साहब भी आ चुके हैं। हमारे हिमांशु शेखर तिवारी जी भी बहुत बहुत स्वागत है। और जब भी ये लोग सब जुड़ते हैं तो एक नई चेतना, एक नया ज्ञान की धारा और एक नया सेक्टर जोड़ के जाते हैं कि कहाँ तक क्या हो चुका है, आगे और क्या कुछ बढ़िया किया जा सकता है। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे कार्रवाई के लिए प्रोफेसर शर्मा जी से निवेदन। नमस्कार। आप म्यूट। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अब सीक्वेंस के हिसाब से सर्वप्रथम हिमांशु शेखर तिवारी, ये कंफर्टेबल हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज का जो विषय रखा गया है क्वालिटी इंश्योरेंस फॉर आंसू मेडिसिन। ऑडिबल हूं ना मैं? क्लियर क्लियर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जिनका माइक खुल गया था मैंने बंद कर दिया। हाँ, किसी का आवाज आ रही थी। तो सर्वप्रथम इसमें हम बात करें व्हाट इज क्वालिटी। तो क्वालिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू कंस्टेंटली मीट और एक्सीड पीपल्स एक्सपेक्टेशन। जो चीज हम कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, या कोई भी चीज हम कर रहे हैं, वो सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरी उतरनी चाहिए। जो चाह रहा है उसको वो चीज मिल रही है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ गुड प्रैक्टिसेस की। जैसे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन प्रैक्टिस की बात करें, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात करें, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस की, और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की। अब आते हैं, हम शुरुआत करते हैं जीएमपी से, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो WHO defines good manufacturing practice as that part of quality assurance which ensures that products are constantly produced and controlled to the quality standards appropriate to their intended use and as required by the marketing authorization। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, मार्केटिंग में है, शर्मा जी हैं, अंतरिक्ष बैठा हुआ है, तो और हमदर्द से भी हैं। तो इनको पता है कि जब मार्केटिंग की बात आती है, किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है, तो पहला कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग का। मार्केट को क्या चाहिए, मार्केटिंग पीपल्स को क्या चाहिए, वो अपनी राय देंगे, अपने सुझाव देंगे कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए मार्केट के लिए। तो उस हिसाब से R&D मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट की होती है जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। GMP helps to boost pharmaceutical export opportunities. Most countries will only accept import and sale of the medicines and that have been manufactured to internationally recognized GMP। अब आज की डेट में WHO GMP की बात करते हैं, COPP की बात करते हैं। अब यहाँ जो हम करेंगे, इसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए हर्बल मेडिसिन का जो नॉर्म्स हैं, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, कंप्लेंट्स, प्रोडक्ट रिकॉल, contract production analysis, self-inspection, personal training, personal hygiene, premises, equipments, materials, documentation, good practices in production, good practices in quality control. So these are the parameters for the GMP herbal medicine norms की हम बात करें तो। अब quality insurance in the manufacture of the herbal medicines में हम इसमें देखेंगे is a wide ranging concept covering all matters that individually to collectively influence the quality of product।
जीएमपी इन द हर्बल मेडिसिन, तो फर्स्ट स्टेप जो है कल्टीवेशन से आता है एंड कलेक्शन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स। आज की तारीख में हमें जड़ी बूटी मिलती है, कहाँ से आ रही है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रखा हुआ था, किस कंडीशन में रखा हुआ था, कितने साल का है, किसी को कुछ नहीं पता। तो कल्टीवेशन एंड कलेक्शन जब तक एक प्रॉपर मैनर में नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कल्टीवेटेड है, कितने समय से ये रखा गया, कैसे इसका कलेक्शन किस ढंग से किया गया था। This ensures the quality, safety, and efficacy of the complex products of biological origin. हम डोमेस्टिक रेगुलेशंस की बात करेंगे तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फॉर द आयुष प्रोडक्ट्स, दैट इज शेड्यूल टी। जीएमपी की हम बात करते हैं तो जीएमपी रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस फॉर द आयुष प्रिय मार्क की हम बात करें। परमिसिबल लिमिट ऑफ contaminants, heavy metals, यहाँ देखते हैं एफ्लाटॉक्सिन, पेस्टिसाइड्स, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। रेगुलेशन ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज, तो जिस कंट्री में जाता है उसके अकॉर्डिंगली उन चीजों पे, उन पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है। GMP certification confirms the product identity, composition, quality, purity, and strength which they represent in the market. Under it, there is a set of guidelines that offer a system or the procedures documentation by the confirmation of the product are given. Or GMP certification of manufacturers of Ayurveda, Siddha, and Unani medicines are issued only after complying with the requirement of GMP as laid down in the Schedule T of Drug and Cosmetic Act 1940. सर्टिफिकेशन दो लेवल पे यहाँ हम बात करते हैं, ये पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आयुष स्टैंडर्ड मार्क एंड आयुष प्रीमियम मार्क। तो जो कंप्लायंस ऑफ डोमेस्टिक है, शेड्यूल टी की जो रिक्वायरमेंट है, उसी से आपको आयुष स्टैंडर्ड मार्क मिल जाता है। और आयुष प्रीमियम मार्क जो है कंप्लायंस ऑफ द जीएमपी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस और लेवल्स ऑफ contaminants as given by the certification criteria, or compliance to the regulatory requirements of any importing country provided these are more stringent than option A जो ऊपर दिया हुआ है। यहां हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स। Process validation are particularly important in the production of herbal medicines with unknown therapeutically active constituents. कहीं भी हम ऑडिट करते हैं, स्पेशली डब्ल्यूएचओ जीएमपी की हम बात करें तो उसमें प्रोसेस वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है उसमें, और इसमें इक्विपमेंट्स का। तो बुक्स हम यहाँ बात करें तो सभी को यहाँ पता है कि एपीआई है, हाँ एपीआई पार्ट 1 पार्ट 2 इन सभी का है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं टेस्टिंग के दिए गए हैं। हम एक एक डोजेस फॉर्म की बात कर लें तो यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन की हम बात कर लें, आइडेंटिफिकेशन उसका क्या है, फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स क्या है, टोटल उसमें दिया हुआ टोटल सॉलिड्स, ग्रेविटी, पीएच, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, अल्कोहल कंटेंट, ये सब चीजें, और माइक्रोबियल लिमिट ऑफ अफ्लाटॉक्सिन। यहाँ ओले की बात कर लें तो डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन उसकी, माइक्रोस्कोपिक, फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स में ये सभी चीजें दी हुई हैं, इनकी टेस्टिंग, और एसएमए एस्टिमेशन ऑफ द मार्कर कंपाउंड जो कि आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, और माइक्रोबियल लिमिट, एफ्लाटॉक्सिन्स। चून में भी ऐसी आपका देखेंगे डिस्क्रिप्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, इसमें माइक्रोस्कोपी एंड टीएलसी आता है, और फिजियोकेमिकल में टोटल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, अल्कोहल सॉल्युबल, माइक्रोबियल लिमिट और एफ्लाटॉक्सिन्स। घृत में आप देखेंगे यहाँ पर फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आयोडीन वैल्यू, स्पेसिफिकेशन वैल्यू, पेरोक्साइड वैल्यू, ये सब चीजें आती हैं यहाँ पर। गूगल में डिस्क्रिप्शन के बाद आइडेंटिफिकेशन आ गया इसमें, और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में वो सभी आप देखेंगे तो लॉस एंड ड्राइंग, टोटल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, ये सब चीजें आती हैं। तेल में भी घृत के समान आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आयोडीन वैल्यू, सल्फ्यूरिक वैल्यू, एसिड वैल्यू, पेरोक्साइड वैल्यू, ये सब चीजें, और अदर्स में मिनरल ऑयल और माइक्रोबियल लिमिट और एफ्लाटॉक्सिन। स्टेबिलिटी अगर आज की हम तारीख में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टेबिलिटी स्टडी प्रोवाइड्स एविडेंस ऑन द क्वालिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस for product varies from the time under influence of variety of environmental factors such as temperature, humidity, and light.
और दो प्रकार के बताए गए, द रियल टाइम स्टेबिलिटी एंड आइसोलेटेड स्टेबिलिटी। हम बात करते हैं यहाँ कंप्लेन की। कंप्लेन में प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेन और एडवर्स रिएक्शन, ये दो चीजें आती हैं। जब आपके पास मार्केट कंप्लेन आता है तो या तो प्रोडक्ट क्वालिटी के रिगार्डिंग होगा या उसका कोई एडवर्स रिएक्शन होगा, उसके बारे में आएगा। तो उसमें क्या होता है कि कॉजेस क्या हैं इसके? फॉल्टी मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट डिफेक्ट्स और डिटोरेशन, एडल्ट्रेशन ऑफ द herbal material. The complaint should be recorded in detail and the causes through an investigated example by the comparison with the reference sample kept for the same batch. जब हम बनाते हैं तो रेफरेंस सैंपल रखा जाता है आपके लैब में। कोई भी कंप्लेन, मार्केट कंप्लेन आती है, कुछ भी आती है, तो आप उसको मैच करते हैं उस अपने रेफरेंस सैंपल से कि उससे वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। There should be a written procedure to describe the action to be taken. जब कंप्लेन आती है तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, रजिस्टर या जो भी आप मेंटेन करते हैं, और उसके ऊपर आपने एक्शन क्या लिया उसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ हम बात करेंगे एडवर्स रिएक्शन की। रिपोर्ट्स ऑफ एनी एडवर्स रिएक्शन इवेंट शुड बी इंटर्ड इन अ सेपरेट रजिस्टर इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स. An investigation should be conducted to find out whether the adverse reaction event is due to the quality problem and whether such reactions events have already been reported to the literature or whether it is a new observation. Complaint records should be revived regularly to detect any specific or recurring problems requiring special attention and possible recall of the marketed product. The WHO guidelines on the safety monitoring of herbal medicines in pharmacovigilance system deal with the specific issues relating to adverse reactions and adverse event following treatment with herbal medicines. हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उसमें आपको लोकल बेसिस पे फार्माकोविजिलेंस का एक वो नाम और कॉन्टेक्ट पर्सन वहाँ पूछा जाता है कि जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ एक लोकल बॉडी आपकी होनी चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रोडक्ट रिकॉल की हम बात करेंगे तो देयर शुड बी अ सिस्टम टू रिकॉल फ्रॉम द मार्केट प्रोमिनेंटली एंड इफेक्टिवली प्रोडक्ट्स नोन और सस्पेक्टेड टू बी डिफेक्टिव। उसका भी एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है पूरे रिकॉर्ड्स के साथ। देन कमिंग टू द सेल्फ इंस्पेक्शन, आप कहीं भी कुछ भी अपना प्लांट है, लैब है, कुछ भी है, तो आप जब तक अपना सेल्फ इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक चीजें को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। The purpose of self-inspection is to be evaluate the manufacturer's compliance with the GMP in all aspects of production and quality control. Training is very important thing. The personnel should have adequate training in appropriate fields such as pharmaceutical technology. जो भी वो काम कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका प्रॉपर उस चीज में ट्रेनिंग होनी चाहिए। और हाइजीन जैसी चीजें हैं जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमाइसेस की हम यहाँ देखेंगे तो स्टोरेज एरिया की हम बात कर ले तो स्टोरेज एरिया शुड बी अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड टाइडी. Herbal material, including raw materials, should be kept in a dry area, protected from moisture, and processed following in the principle of FIFO, first in, first out. जो आपका रॉ मटेरियल स्टोर या रॉ मटेरियल स्टोर से लेके फाइनल प्रोडक्ट जो आपका रखा जा रहा है, ड्राई एरिया होना चाहिए, कहीं भी मॉइस्चर वगैरह उसमें कंटेंट नहीं होना चाहिए. और जो प्रोडक्ट पहले आ रहा है, चाहे वो आप रॉ मटेरियल की बात कर लें, केमिकल्स की बात कर लें या फिनिश गुड्स की बात कर लें, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. और incoming herbal material should be contained and stored under the appropriate conditions. Only permitted substance should be used for the fumigation. Reference sample and standards. ये भी जो लैब के पर्सन हैं उनको पता है कि ये चीजें रेफरेंस सैंपल और उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे उनकी मैचिंग हो पाती है. Finished several products में test for microbial contamination and test for other toxicants, uniformity of weight, disintegration time, hardness, ये सब चीजें. Physical appearance such as color, odor, form, shape, size, and texture. Identity test, qualitative determination or relevant substance of the plants. कुछ instruments की यहाँ हम बात करेंगे. Useful technical development of the ASU drugs में resolution study है यहाँ पर. ये EC है, rotary vacuum evaporator है, distillation process है.
एसओपीज की हम यहाँ बात करेंगे, इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। किसी भी काम करने के लिए, कुछ भी आप बना रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो एसओपीज मस्ट नीडेड। SOPs are the written approved procedure that describe routine activities that are specific for the daily operations at each facility. SOPs should be allow appropriately qualified personnel to perform a procedure once trained. जब किसी भी चीज की स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बन जाता है, एसओपीज बन जाती हैं, तो उसके लिए आपको बार बार ट्रेनिंग, सिर्फ आपको बताना पड़ता है कि एसओपी है, ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे लिखा हुआ है, उसको सिर्फ फॉलो करना है इन द प्रॉपर मैनर। अगर उस चीज को फॉलो होगी तो आपकी गलतियां कहीं पर भी नहीं होंगी। देन डॉक्यूमेंटेशन, इफ यू डिडंट राइट इट डाउन इट नेवर हैपेंड। अच्छा कोट है, आप लिखेंगे, उस चीज को समझेंगे, तभी वो हो पाएगा। नहीं लिखेंगे, आज कुछ आया है कल कुछ आएगा, तो नहीं होगा। तो एवरीथिंग जो भी हो रहा है, वर्क प्रोसेस में हो रहा है, लैब में हो रहा है, प्रोडक्शन में हो रहा है, तो एवरी थिंग्स शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। Record data using permanent ink, never pencil. Date and sign every entry. The person who is responsible for that. Keep records in real time. No catching up later. No rewrites. Need original entries. Documentation is important all sorts of situations. धन्यवाद। बहुत शानदार, इससे शानदार वर्ड्स रिव्यू नहीं हो सकता था। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग जुड़ते हैं तो ऊर्जा आ जाती है। थैंक यू। और मुझे ज्वलंत विषय बताइए जिन पे अपने को वाकई में इसमें तर्का तर्की करनी हो। मेरे को ज्वलंत विषय बताइए जिससे अपन, और उससे रिलीवेंट एक्सपर्ट भी, कि अपन उनको इनवाइट करें और उनसे सुने क्या चाहते हैं वो। आज कौस्तुभ उपाध्याय ने सिद्धा इंस्टीट्यूट में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया आयुष के इंश्योरेंस का। हाँ, साउथ में है ना कहीं पर। साउथ में सुबह से 9 बजे से हाँ। 4 बजे तक वो प्रोग्राम हुआ। हम्म। हाइब्रिड प्रोग्राम था, तो नेट पे भी ज्वाइन थे लोग और वहां भी देख रहे थे लोग बात। तो आयुष के लिए इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा विषय है। इसको ले लीजिए। मैं आपको, जो हमारे यहाँ हैं एक डॉक्टर भुवनेश गोयल, ही विल बी स्पीकर, ही विल एक्सप्लेन। इंश्योरेंस सेक्टर का एक्सपर्ट है वो। ठीक है, ठीक है। मुझे फोटो, अब तो आप ही पिलर हैं यहाँ के, आप लोग सब पिलर हैं। आप फोटो डिटेल लेके मुझे भेज दिया कीजिए, मैं कर दूंगा, बता कर दिया दूंगा। कीजिए, मैं लगा दूंगा। राइट राइट। योर सर्विस। नहीं, नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट। मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू, थैंक यू जी। मैं वेट करूंगा। बहुत शानदार बोले। मैं अब डॉक्टर अंतरिक्ष कटारा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। टेस्टिंग प्रोटोकॉल का विषय आज उनसे ही मैंने पूछ के इंस्पायर हुआ था। बहुत अच्छा बोले। आइए, स्वागत है, स्वागत है अंतरिक्ष। जी नमस्कार सर। हिमांशु सर को और शर्मा सर को और अग्निहोत्री सर को बहुत बहुत नमस्कार। खान सर को भी नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा शर्मा सर को, कि जो मैंने उनको बोला, सर ने बहुत जल्दी से फास्ट एकदम से टॉपिक डिसाइड कर लिया। कई बार हमारी व्यस्तता होती है काम को लेके, तो हम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं टाइम से, तो इसी वजह से थोड़ा सा टॉपिक चूज करने में भी हमने थोड़ी सी अर्जेंसी दिखाई। जो कि इजीली अवेलेबल हो सकता है वो टॉपिक चूज किया। बट इन फ्यूचर जब भी समय मिलेगा तो सर इस टाइप के और भी डिटेल्ड टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या इंडस्ट्री पर्सन है वो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। तो सर आज का जो टॉपिक था, ऑलरेडी सर ने, हिमांशु सर ने बहुत अच्छे से सारी चीजें, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन का पार्ट, या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पर्पस,
या हमारे डोमेस्टिक के लिए भी जो एड ऑन में अगर हम कंसिडर करना चाहें, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हुई हैं। तो मैं इस पार्ट में कुछ इस तरीके का जो लेबोरेटरी से रिलेटेड जो पार्ट होता है, जिसमें कि हमारे टेस्टिंग इनपुट्स इंक्लूडेड होते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे डिस्कशंस करना चाहूँगा। तो जैसा कि हम टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेस्टिंग प्रोटोकॉल ऑलरेडी इस को एश्योर करता है कि जो भी क्वालिटी है या क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस है थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ऑफ the Ayurvedic formulation or any kind of FMCG or pharmaceutical formulation. This is the most important part, that quality assurance, quality control should be followed as per the standard guidelines, whatever the standard guidelines as concerned to WHO GMP, Schedule T of Drug and Cosmetic Act, Schedule L of Good Laboratory Practices, and any kind of international or national guideline which is required to be followed for the product goodness and to be helpful for the mankind or the patients. So starting with this testing protocol for Ayush products, तो testing protocol already जो एक basic protocol होता है, the protocol which is required for the Ayurveda, Siddha and Unani product contains various parameters of testing and different categories of single and compound formulation. So according to the single and compound formulation, such as some direct churnas are there, sir, in which single formulation concerned, and then compound formulation like Chyawanprash and a mixture of powders and like Sudarshan Churana, Trifla Churana, and any kind of other Sitopaladi Churana is also there. So basically, the protocol has been designed by the Ayush professionals and all the Ayush pharmacopoeia experts and the laboratory chemists accordingly to cater the basic quality requirements of all those formulations and raw materials. So we will discuss about all those testing parameters and how we can prepare a good protocol for the analysis of single and compound formulation. Then testing protocol for Ayush product were developed by the Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicines, Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The Ayush product have been divided in major categories of single drugs and compound formulations. The formulation have been divided in the physical categories of solid, liquid and semi-solid type. And then the testing parameters are categorized in 5 major types. So these are the 5 major types that already we know, that organoleptic parameters, botanical parameters, physical parameters, chemical and biological parameters. So all these are the basic structure of the testing protocol for the Ayush drugs and Ayush medicines. So first of all, we will discuss about the organoleptic evaluation. So organoleptic evaluation, as the name suggests, it is directly the organ considered like the sense organ of our body, like color, odor, taste, texture, and fracture. So some basic examples are there. What an analyst can identify during the basic organoleptic evaluation, like colors, we can identify any leaf is there, so grayish, greenish or yellowish kind of colors may be there, or different kind of colors are there. But whatever the color is concerned, so it should be in a standard language. So we should write whether it is greenish, yellow, it can be there, grayish, black may be there, or brownish black is also there. So whatever the color is there, it should be identified, and we should be concerned that a person who is having a color blindness in his eyes or her eyes, that the analyst should not go for this kind of parameters. It should be identified well. And odor is there, so aromatic, pleasant,
type of orders we can analyze during the organoleptic examples. Then taste, sweet, sour, bitter, or pungent kind of taste is there of ASU medicines. And textures, some textures are very much important during the pharmacognostical studies of bark, stems. The texture is very much important. In this, hard, soft, brittle, and rough kind of textures are there. Uneven and even fractures is also very important. It will lead to identify whether the raw material is genuine or not. So in that case, some barks are there. So we can consider those barks. It should be short, even short and long fracture may be there, and some even and uneven fractures are also there. So it will be better to identify those kind of properties or D characters in the raw materials. So next part is the botanical parameters. So already we have discussed this organoleptic is the macroscopical, and then it will be divided in two parts, macroscopical and microscopical. So macroscopical we already been discussed in organoleptic part, and in microscopical the 6 to 7 different kind of tests are there which is need to be performed in the laboratory and in a pharmacognostical laboratory just to identify whether the raw material is as per the basic identity or not, or whatever the genus and species have been mentioned during the monograph preparation, or whatever the raw material we are receiving from the vendor or supplier, whether it is of that genus and species is there or not. So the primary investigation is organoleptic, then the secondary investigation we start with the microscopical analysis. In this, some basic tests are there like transverse sections. I have some images and photographs just to better understand these kind of terminologies, like transverse section of tulsi leaves is there. So in this, we can analyze the vascular bundles and xylem phloem arrangements and some stone cell and palisade cells arrangement in the TS, is to identify whether it is from the tulsi or not, or if it is from tulsi, then what kind of species and genus is concerned for the tulsi is there. So this is a case in which we are receiving any fresh or good quality of sample, that we can perform this TS. Also, we can perform powder microscopy of cinnamon bark. In maximum cases, we receive some powders in the industry, or also in form of churnas. In that case, this powder microscopy is very much important. By doing powder microscopy, we can basically identify the requirement and the D characters of that particular drug also. Then instrumental index is there, sir. So in instrumental index also, this is a common test which we need to perform in senna leaves just to identify whether the senna leaf of which species is there. So already senna has multiple species like angustifolia and some other species. So in which by doing the instrumental index number, we can identify which kind of species is there. The palisade ratio is also there. In palisade ratio, then vein eyelet number is there, then vein termination number is also there, and then starch grain counting by Lycopodium spore method is also there. So all of these microscopical parameter normally in day-to-day basis perform in pharmacognostical laboratory just to identify, just to quantify, and just to basically fix the D characters of these raw materials.
So next part is the physical parameter in which we will assure whether the quality of the raw materials and some finished products are as per the basic requirement or not. So physical parameter normally like moisture content, ash value, extractive value, then refractive index, viscosity, foreign matter, flow properties of the particle size, all these kind of parameters are considered to be a physical parameter. Physical parameter, basically it's a kind of physical property or depend upon the physics, just a concept just to identify a different kind of properties of raw material or a finished product. So these kind of properties that we can perform some basic protocol is there, which is already mentioned in Ayurvedic Pharmacopoeia and PLIM given protocols like moisture content by oven drying method that we perform, then ash values by furnace ashing method we perform, and extractive values by gravimetric process we perform in our laboratory, refractive index by refractometer, then optical rotation by polarimeter, and viscometer. The viscosity is performed by the rotational viscometer, and some Ostwald viscometer is also there. Then powder flow characteristics by the Carr's index method, and particle size analysis by the sieving method that we perform. In these all are the physical properties that we require to analyze all our single and compound formulation and to standardize them for a specific value. Then chemical parameters are considered. Some parameters are there in which the basic chemistry is required to be identified. In this part, we have different kind of simple and complex parameters, starting from the basic chemistry to the highest part of chromatographic, and then sophisticated instrument involvement is also there. So starting with the phytochemical analysis, a basic phytochemical analysis which ensure the presence of secondary metabolites and primary metabolites in our herbal, Ayurvedic raw materials and finished products, like chemical titration, gravimetry, and spectroscopic method for phytochemical analysis. Phytochemical may be of any kind. Already we know that alkaloid, glycoside, polyphenols, quasenoids, and some kind of flavonoids are there in the plant. Most of these secondary metabolites are responsible for fighting with diseases and any kind of medicinal effect of this of the product. So it is necessary to identify these phytochemicals in a primary investigation. So after that, a complex investigation start with the chromatographic part, TLC, HPTLC, gas chromatography, HPLC, mass spectroscopy method, by the use of biomarkers and biomarker identification and their quantification also. Some specialized tests are also required in which the toxic parameter is to be identified in the ASU medicines. Some heavy metals and mineral content is there in which AAS, ICP, OES and ICP MS is required. And pesticide residues are there in which GCMSMS, LCMSMS and some specialized GC parameters are there, is to quantify at the lower level in the medicine. Then aflatoxin residue can be quantified by HPTLC, HPLC, FLD, and LCMS methods. And these pesticide residue aflatoxins are basically known as the carcinogenic for the human body. So whenever a raw material is used to process in the industry, and also it will have to be keep in warehouses for 1 or 2 years, or maybe or for the higher time, in that case it is necessary to
assure the aflatoxin and other residues are there or not. Because if it is there, so it will not go for beneficial of the medicinal treatment. It will go for the carcinogenic effect in your body. So it is required to be identified aflatoxin analysis. Then radioactive contaminants are also there. As we all know, this radioactive uses and these phones and electronic waste are being used throughout the world, increasing day by day. So in that case, this alpha beta emitters and radioactive contaminants are directly incorporated in the soils. So there may be a chance that the raw material and which is sourced from the soil and the plants which is sourced from the soil may contain the radioactive contaminants also. So scintillation detectors are required to detection of the cesium, strontium, beta and gamma emitters. So already I have discussed, these are the basic examples of phytochemical compounds like alkaloid, flavonoid, tannins and glycosides are there. Then it can be analyzed by this chemical methods of color detection, then quantification of quality parameter like acid value, saponification value, which can be performed by this titrimetric analysis. Then UV spectrophotometer is there. This is the image of UV spectrophotometer. That polyphenol, tannins, sugar and UV visible scanning can be performed. Then HPTLC fingerprint analysis, which is required for the quantitative and qualitative scanning of biomarkers in the single and compound formulation. Then quantitative analysis of biomarker is also there by using the HPLC technique is there. Then this kind of equipment setup is there for heavy metal and mineral analysis. Then ICP MS is there, is to analyze the lowest detection of the heavy metals and minerals. Then pesticide residue, aflatoxins and natural contaminants can be analyzed by LCMS. Then this scintillation counters are there for the radioactive contaminations. And also this GCMS is there, and GCHS FID for the residual solvent analysis and pesticide residue analysis. So all these kind of arrangement and instruments are there, very sophisticated instrument, very costly instrument are used to analyze the basic requirements and basic testing parameters in the ASU medicines. Then we will discuss about the biological parameters. Already these biological parameters are there, in which the microbial limit test, pathogen detection, pharmacological screening and toxicological screenings are there. So as per the basic requirement of the guideline, this microbial limit test, total bacterial and fungal count, and 4 pathogens like E. coli, Salmonella, Pseudomonas, and S. aureus are required to be detected in the routine production and every batches of the finished products. And apart from that one, the pharmacological screening is also very much important. If we are claiming any kind of medicinal value and disease treatment value of our formulation, in that case, we'll have to perform the zero phase trial or the first phase trial, in which it is required to analyze the pharmacological effect like anti-inflammatory and anti-diabetic effect we can analyze over the use of this in vitro and in vivo models. So in vitro models can be performed in our laboratory, and in vivo models will be performed on the animal studies. So toxicological screening is also there. If we are launching any formulation, any drug, any proprietary formulation in market, so in that case the toxicological screening is very much important, in which we
analyze the LD50 and ED50 of that particular formulation, in which the acute toxicity and severe toxicity of histopathology of body organs of the animals will be analyzed just to assure whether our formulation is safe or not. So in that case, the toxicological screening is also very important. If we are filing any data in the for the clinical trials and the conducted clinical studies, so these kind of toxicological screening is also very important to perform in our formulation. So these kind of setup is required. We can see this enumeration of total bacterial fungal is there. Then the estimation of pathogens on the microbial plates are there. And in vivo, in vitro models, I have already discussed, and acute and chronic toxicity in the animal models are required. So recommended test parameters, as we are already discussed, that the protocols. So this Government of India, PLIM, and some other agencies like CCRS time to time publish their guidance documents and books, in which they have mentioned that different type of AYUSH formulation are required to be tested for these kind of chemical, physicochemical, organoleptic, botanical parameters, and other microbial and sophisticated testing parameter to be performed batch to batch analysis, just to assure whether the quality control and quality assurance are of the in the required limits or not. Because if we consider the guidelines, the international and national guidelines, it is required to be perform in each batches. So Arka, Ashavarishta, Netrabindu, Syrup and Avleha is there, and all kind of parameters are there. So we can identify which parameter is required for which formulation and what kind of standards that we can develop in our research and development laboratory in-house. So the next part is there, Avachurnam Yoga, Churana, tablet, Ghansatva, single plant. So in starting, I have discussed all the formulation are divided in three major parts, semi-solid, liquid and solid. So on the basis of their physical appearance of the formulation, the type of test can be decided and can be identified for each kind of formulation. And the same type of test is recommended by the guidelines and by the authorities to perform in a formulation. So we can see these kind of formulations are there. So here is a tick and cross is there for which kind of parameter is required in which kind of formulation. Then Grita and Lepa is there. So we can see the different type of tests like iodine saponification, acid and peroxide value is very much mandatory to analyze the basic quality of Grita, Tela and Lepa. So Bhasma, Sindoor, Loho, Mandoor and Rasa Yoga. So these kind of different type of tests in which the Ayurvedic classical tests like Nischandrika, Rekha Punanatva, Varittara, Nirdhuma, Niswadu or Apurbhava is required. So any analyst which is working in the quality control, so he must be able to recognize all these kind of classical tests in the Bhasma, and some physicochemical and chemical analysis are also very important, in which we can characterize the Bhasma in a fixed chemical content which is required to be identified. Like a basic example, like Loho Bhasma may contain the iron is there, in Swarn Bhasma may contain the gold content, and this Rajat Bhasma may contain the silver content. So all these content of element or any chemical composition can be easily identified, characterized and quantified in our laboratory. So all these parameters can be included in the protocol just to set up some good quality control parameters in
BASMA. So whatever the protocol is concerned, as per the given authorities of Government of India, CCRAS, PLIM, so all these references I have identified for the preparation of this slides and all the information that I have gathered. So all these are there, sir. And thank you for your patience. And this is all the information from my side related to the protocols. Thank you, Dr. Antarikshiji. Thank you, sir. Thank you. Please share your PPTs. Excellent PPT and excellent presentation. You are really Thank you, sir. Thank you. experience and expertise indicates the qualities of an expert. No doubt. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Great. Now I would like to request Dr. Sagir. Dr. Sagir, welcome. Welcome, Doctor. Please stop sharing Antarikshiji. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. विजिबल है. आप अनम्यूट कर लीजिए. हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी. हेलो सर, वॉइस नहीं आ पा रही है शायद आपकी ना. आप एक बार जहाँ पर आपका कैमरा है उस वाले पार्ट पे आप अनम्यूट करिए.
आवाज आ रही है? आ गई आवाज, आ गई, कंटिन्यू करिए। आ रही है सर? Sorry for interrupt you. Good evening to all of you. The topic of today is quality assurance for ASU medicines with testing protocol, Ayurveda, Siddha and Unani medicine. Today we discuss regarding this. And the content of today is definition of quality assurance, quality control, GMP, GL, need for quality assurance, concept of quality assurance, factors influence quality assurance as well as quality control, principle of quality assurance, approach for quality assurance programs, license specific approach, the quality assurance cycle component of quality assurance, selection of QA models, factor affecting quality assurance, role of quality assurance, which references Drug and Cosmetic Act and its rules under the guidelines of. In the last conclusions, definition of the quality assurance as per WHO. Sir, making sure surety लाने के लिए need to work on two phases. Raw material, persons who is working means chemist, qualification of the chemist, experience of the chemist, as well as pharmacist. दोनों ही मिलकर बनाते हैं GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. अगर प्रोडक्ट गुड तभी होगा जब आपका रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड होगा, रॉ मटेरियल क्वालिफाइड होगा, रॉ मटेरियल श्योर होगा, रॉ मटेरियल प्योर होगा, रॉ मटेरियल इफेक्टिव होगा. वो इफेक्टिव तब होगा जब रॉ मटेरियल फ्री होगा कंटामिनेशन, कंट्रोवर्सी एज वेल एज अडल्ट्रेशन. ये इन चीजों पर नीड टू बी वर्क सीरियसली एंड रिगरसली. इनके ऊपर काम करने की जरूरत है. वो तभी हो पाएगा जब आपके पास पर्सन जो होगा वो अप्रूव्ड होगा. हम लोग बहुत सी कंपनियों में देखते हैं कि जो पर्सन वर्किंग कर रहा है वो क्वालिफाइड नहीं है, मीन्स सब्जेक्ट इज टोटली डिफरेंट. इसी वजह से प्रॉब्लम आती है कि मटेरियल स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाता. जब मटेरियल स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाता वो ऑथेंटिक भी नहीं हो पाएगा. ऑथेंटिक नहीं हो पाएगा तो क्वालिटी सेफ भी नहीं रह पाएगा. सेफ नहीं होगा तो वो इफेक्टिव भी नहीं रहेगा. तो नाम के लिए हमें चाहिए द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड विद एक्सपीरियंस एंड लैब भी आपके पास अप्रूव्ड होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए और इंचार्ज भी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए. Actually, quality assurance is based on the industry as well as the lab. QC is based on the only lab. GMP is the part of the quality assurance. Quality assurance is the backbone of the industry जो मेंटेन कराती है surety, belief, purity and effectiveness of the प्रोडक्ट, जो उसको मान्यता दिलाता है नेशनली और इंटरनेशनली. अगर यही चीज हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी तो डेफिनेटली वी विल अचीव द टारगेट और गोल एज वी डिसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द मैनेजमेंट विजन. उसी के तहत हम लोग चाहिए कि जो श्योरिटी दे रहे हैं वो वर्क करती है QC क्वालिटी एश्योरेंस, और वो सबके कोऑर्डिनेशन में काम करती है. QC हो, स्टोर हो, सेक्शंस, यूनिट्स एंड स्टोर्स, इन चीजों इनको एंड हाइजीन कंडीशन एंड
HR, एडमिन, मेंटेनेंस, इनके साथ कोऑर्डिनेशन मिला के ये काम करती है और करती है कि जीएमपी किस टाइप से अच्छा होना चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक क्लास का होना चाहिए ताकि कस्टमर पे इसका ट्रस्ट बना रहे और बिलीव बना रहे ताकि वी कैन अचीव आवर गोल्स। मेकिंग श्योर द सर्विस प्रोवाइडर बाय द इंडस्ट्री आर द बेस्ट, वो तभी होगा जब आपके पास रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि कटारिया साहब ने बताया कि स्टैंडर्ड पैरामीटर शुड बी स्ट्रॉन्ग, और ये इतने पैरामीटर्स हैं कि वन डे में करना वेरी टफ जॉब। इसलिए यूनानी फार्माकोपिया, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ने एक लिमिटेड पैरामीटर्स दिए हैं जिनके तहत हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग कर सकते हैं और वन डे में ही उनका रिजल्ट, 1 डे 2 डे और 3 डेज में रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर हम सारों को ही लें, सारे आइटमों को लें, सारे प्रोटोकॉल, तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हम एक दिन में 50 करना है, इसके पैरामीटर्स। इसलिए आयुष ने अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आयुष एपीआई एंड यूपीआई के तहत ही कहा कि इनको फॉलो करो और इनकी गाइडलाइन में ही टेस्टिंग करो, जिसके तहत वी ट्राई टू फाइंड आउट द गुड रिजल्ट्स। वो तभी होंगे जब आपका माइक्रोस्कोपी स्ट्रॉन्ग होगा, माइक्रोस्कोपी स्ट्रॉन्ग होगा, रॉ मटेरियल ऑथेंटिक होगा, रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइज होगा, तभी हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं आपके एफजी को। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो डिस्कस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। इसके अलावा आपका पीएम कैसा होना चाहिए, पीएम भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, और ये काम को कराती है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस सबके बैक में रहती है और इसको सबको मॉनिटरिंग करने के लिए द टारगेट इज द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी मेंटेन, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट मेंटेन। वो तभी होगा जब हम रॉ मटेरियल एंड द पर्सन हु इज वर्किंग बिटवीन टू, वो दोनों के काम करने के उसमें कि स्मार्ट जॉब तभी होगी जो वो ट्रबल शूटर होगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है जीएमपी। जीएमपी मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। ये सब तभी होंगे जब गाइडलाइन में इसको वर्क किया जाएगा, और द पर्सन शुड बी अप्रूव्ड फ्रॉम द ड्रग एंड डिपार्टमेंट्स। ड्रग एंड डिपार्टमेंट से जब वो अप्रूव्ड होगा तो काम भी उसका ऑथेंटिक होगा, एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, गारंटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर के पास पहुंचने चाहिए, जो सेफ हो, प्योर हो। वो तभी होगा जब डिलीवरी प्रोडक्ट फ्री ऑफ ऑल पॉसिबल कंटामिनेशंस अकॉर्डिंग टू द माइक्रोबायोलॉजी, जो पैथोजन फ्री होना चाहिए और कोई भी ईस्ट मोल्ड उसमें और फंगल ग्रोथ उसमें ना हो, अदरवाइज द कंप्लेन विल कम। और हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ मिस हैंडलिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको करने के लिए, उसको रोकने के लिए नीड टू हाइजीन, अप्लाई द हाइजीन कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस, जो इम्प्लीमेंट कराता है एट द टाइम ऑफ द फिलिंग इन द प्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ द मेकिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग इन द प्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ द डिस्पेंसिंग इन स्टोर। ये सारे काम क्वालिटी एश्योरेंस के होते हैं, जो इनको अपनी निगरानी में इनको सारे काम कराता है। ये तभी पॉसिबल है जब क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनैलिटी यानी कि एम्प्लॉय यानी कि इंचार्ज विल बी स्ट्रॉन्ग, एज वेल एज एक्सपीरियंस होल्डर, एज पर उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे भी होगा उसको वो प्रूव करना होगा और वो अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, नीड, इसकी जरूरत भी क्या पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस मेकिंग द श्योर द प्रोडक्ट इज सेफ, प्योर एंड इफेक्टिव, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी।
अदरवाइज क्योंकि वी सेंड द मटेरियल नेशनली, प्रोडक्ट नेशनली और इंटरनेशनली, उसको अपने लोगों को हमेशा एक क्लास का और कॉम्पिटेटिव रहने की वजह से हमें अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्वालिटी इज नीड, quality assurance is needed for all the finished products as well as intermediates करने के लिए improve the health status of the population. What is the target? ये सारे टारगेट हैं. मीट सबसे पहले है कि मीट कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. उसकी जो हमारे साथ हमदर्द के साथ फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन है, उसको हमें कभी भी नो कंप्रोमाइज बिटवीन quality and safety as well as efficacy of the finished product. उसकी efficacy को भी हमें मेंटेन रखना है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो. उसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास क्वालिफाइड पर्सन होना बहुत जरूरी है. क्वालिफाइड पर्सन होगा तो एंड अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट विद एक्सपीरियंस, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं. इंक्रीज डिमांड, और डिमांड तभी होगी फॉर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज. जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी के तहत हमें अपने आप को अपडेट रखना है, अपने आप को एक क्लास का रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें वो काबिलियत अपने अंदर डेवलप करनी है, हमें अपने अंदर वो सलाहियत डेवलप करनी है जिसके तहत हम प्रोडक्ट का एज वेल एज रॉ मटेरियल का स्टैंडर्डाइज कर सके और मिनिमाइज रिस्क को अवॉइड कर सके, ताकि कोई भी हमारे प्रोडक्ट में और रॉ मटेरियल में जो अपने कस्टडी में आ गया यानी कि स्टोर में, वो फ्री हो फ्रॉम कंटेमिनेशन, फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेशन, फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स. क्योंकि आजकल इशू बहुत है हैवी मेटल्स का. देयर आर सो मेनी सोर्सेज जो उसके एक्यूमुलेट होकर आते हैं प्लांट के मटेरियल के साथ. तो नीड फॉर क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड, बहुत इसेंशियल है. तभी एफजी इज द अंडरलाइन, जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस तभी होगी जब हम उसके बैक हिस्ट्री पर काम करेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल की कंडीशन पर काम करेंगे कि रॉ मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन. ये तभी होगा जब हम उसकी नेचर को जानेंगे. नेचर तभी जानेंगे जब हम सब्जेक्ट होल्डर होंगे, आइदर बोटनिस्ट होगा आइदर और फार्मासिस्ट होगा. ये दो पर्सन ही काम कर सकते हैं कि प्लांट की ऑथेंटिसिटी बताने के लिए और प्लांट के नेचर बताने के लिए, प्लांट की सेल्फ लाइफ बताने के लिए. देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जो ये दोनों कैंडिडेट आसानी से उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. सो द मैक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी. नेक्स्ट इज जीएमपी. जैसे कि मैंने इसके कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस इन द हेल्थ केयर. Quality assurance is the judgment concerning the process of care based on the context of to which the case and contributes to the value outcome. Quality is defined, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, क्वालिटी तभी होगी जब फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन होगा, फ्री फ्रॉम फंगल ग्रोथ होगा और ऑथेंटिक होगा और स्टैंडर्डाइज होगा. तभी हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं. और इसके साथ साथ उसका रख रखाव क्या है, आपके स्टोर में कंडीशन क्या है, उसको भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि कहते हैं कि उसको क्वालिटी को स्टोर में मेंटेन रखना. किसके सुपरविजन में वो मेंटेन हो रही है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है. क्वालिटी एश्योरेंस इज द मॉनिटरिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज. रेनी सीजन में इसको देखते हैं कि कुछ जाले से आ जाते हैं तो नीट उसको थोड़ा बहुत हाथों से चलाना पड़ता है ताकि उसमें मूवमेंट आए और इंसेक्ट वगैरह ना डेवलप हो. अगर हमने उसको मूवमेंट नहीं कराया तो वेरी सून, क्योंकि ऑयल्स इज देयर स्पेशली इन सीड आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड द एटमॉस्फेयर. जो वहां उसको मिल रहा है उसको रिमूव कर, उसको खत्म करने के लिए उसमें रोलिंग कहलाते हैं, उसको रोलना, ताकि उसमें वो चीज डेवलप ना हो जो एक स्टिल कंडीशन में वो डेवलप हो जाती है. तो नीड टू बी वेरी केयरफुल, नीड टू बी मॉनिटरिंग डे बाय डे ऑफ द रॉ मटेरियल्स. क्योंकि
जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, तो उसकी शेप, साइज एंड एवरीथिंग चेंज हो चुका होता है वो ग्राइंडर के थ्रू, यानी कि पल्वराइजर में वो पाउडर की शक्ल में आ जाता है। तो वी कैन नॉट इजीली आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर सो, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन एंड सिंगल फॉर्मुलेशन। पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन में वेरी, अगर आपने पहले पहले आइडेंटिफाई कर लिया तो इट इज वेरी गुड, अदरवाइज इट टेक मोर टाइम। और जो प्रॉब्लम आनी है आएंगी वो इजीली सोल्व नहीं हो सकती ड्यू टू द मल्टी फॉर्मुलेशन। तो इट इज वेरी, ये गारंटी तभी होगी जब हम इसको सीरियसनेस शुड बी। और दूसरी चीज है कि इसमें केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे गलती से भी कुछ हो गया तो नीड टू एक्सप्लेन इन द फ्रंट ऑफ द इंचार्ज और क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सन के पास और द मैनेजर ऑफ द क्वालिटी कि सर मुझसे ये फॉल्ट हो गया है, हमको ये रोक देना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि कुछ कंटामिनेशन, कुछ आइटम्स ज्यादा डल जाते हैं, कम डल जाते हैं एट द टाइम ऑफ द फॉर्मुलेशन, जिसको हम कहते हैं नुस्खाबंदी। तो वहां पर ऑनेस्टी से होना चाहिए। जब हम इसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं तो वहां भी ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड बिकॉज कभी कभी ओवर हीटिंग से प्रोडक्ट की नेचर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम करती है। और उसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि उसको पैकिंग करने से पहले और मटेरियल, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि लैब में ऑथेंटिक और साइंटिस्ट इज सिटिंग देयर, वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि मटेरियल के साथ, यानी कि फ्रीज फिनिश प्रोडक्ट के को शेयरिंग हो गई है, इसलिए उसका टेस्ट एज वेल एज एरोमा बोथ विल बी चेंज। तो उससे पहले हमें सब चीज बता देनी चाहिए ऑनेस्टली। द मटेरियल इज हैपनिंग, ये हो गया है, इसलिए हम इसको स्टॉक रोकना चाहते हैं ताकि बोतल बच जाएंगी, पैकिंग मटेरियल बच जाएगा और दूसरे चीजें बच जाएंगी जो तकमील के टाइम यानी कि मिक्सिंग के टाइम डालनी पड़ती है, तो हमारा लॉस कम होगा। ये ऑनेस्टी चाहिए हर एक आदमी को बरतनी, जो द पर्सन हु इज वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग एरिया, इन प्रोडक्शन, इन लैब्स, इन क्वालिटी एश्योरेंस, बिकॉज क्वालिटी एश्योरेंस एज ए कैमरा सबके पीछे काम करती रहती है। और इसके साथ साथ ये क्वालिटी कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि वो वहां से पिक करेगा सैंपल और सेंड टू द एंड सबमिट टू द इन क्वालिटी कंट्रोल लैब, जहां से वो उसका एनालिसिस कराने के बाद, रिपोर्ट लेने के बाद वो इजीली कह सकता है कि द मटेरियल इज बर्न ड्यू टू चेयरिंग अकर्स और टेस्ट इज चेंज और एरोमा और ऑर्डर इज चेंज। इन दोनों, ये दो पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके तहत हम लोग इजीली मैचिंग लेते हैं सर। उसके बाद जीएमपी सर्टिफिकेशन वो तभी मिलेगा जब आपका मटेरियल ऑथेंटिक और प्योर होगा, सेफ होगा और इफेक्टिव होगा। उसको जीएमपी लेने का मकसद ये है कि आपका जो आपने एक्सरसाइज की है वो एक अच्छे सुपरविजन, अच्छे सुपरवाइजर के अंडर में की है, जिसको आपके पास स्टाफ अच्छा है जो अप्रूव्ड केमिस्ट हैं, उन्हीं के तहत ये जीएमपी सर्टिफाइड होती है टू द प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री। उसके सुपरविजन ऑफ हाई प्रोफाइल पर्सन, यानी मीन्स उसके पास अप्रूव्ड केमिस्ट साइंटिस्ट हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सारे पैरामीटर किए जो अंडर द गाइडलाइंस ऑफ एपीआई, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया, यूनानी फार्माकोपिया एंड आईपी की गाइडलाइन के तहत ये काम किया है, उसी को जीएमपी सर्टिफाइड होती है। और ये रिन्यूअल होती है 3 से, पहले 3 इयर्स था बट प्रेजेंटली
5 ईयर्स में इसका रिन्यूअल होता है। और ये बताती क्या है कि जीएमपी सर्टिफाइड द क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर द फार्मास्यूटिकल और एएसयू कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती है under the guidance WHO that we follow all the guidelines that corresponding with their legislation. Next, क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस को? ये फैक्टर हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपके पास, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी जरूरत है इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्या लैब में वो सब चीजें हैं, क्या वेसल्स आपके पास है जिसको आप बना रहे हैं, ये सारी चीज आती है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, पर्सनल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो वहां पर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना क्वालिटी एश्योरेंस का काम है, जो उनको काबिल बनाता है, जो उनको स्किल डेवलप करता है एंड मोटिवेट करता है। लैक ऑफ इंसिडेंट रिव्यू प्रोसीजर, और जो इंसिडेंट होने वाले होते हैं लैब में ड्यू टू नेग्लिजेंसी, ये अमोनिया बोतल की बहुत ज्यादा हैपनिंग होती है, उसको कोल्ड यानी कि आपको रखना है फ्रिज में, और खोलते टाइम वो बहुत ही केयरफुल होकर होता है, अदरवाइज वो फ्लश करती है ऊपर को और आंखों में प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए नीड टू बी ट्रेनिंग टू द पर्सन हु इज वर्किंग इन लैब एज वेल एज इन प्रोडक्शन। और केमिकल स्टोर में भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं ट्रेनिंग टाइम टू टाइम, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही मेंटेन करना है क्वालिटी एश्योरेंस का काम। क्वालिटी एश्योरेंस हायर करती है पर्सन को जो ऑडिट करते हैं, आइदर गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट एजेंसी से हो, वो उनको हम लोग कॉल करते हैं अपनी इंडस्ट्री में एंड प्रोवाइड देम ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायर्ड, क्योंकि 3 या 4 लोग आते हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है उनको वो रिक्वायरमेंट हम कराते हैं, तभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सारा रिकॉर्ड बताता है कि आपका रख रखाव क्या है, और आपके पास कितनी देर में आप रिकॉर्ड मेंटेन करके सेफ रखते हैं और कॉल करने पर कितनी जल्दी उसको लेकर आ जाते हैं। ये सारी चीज बताती है आपका सिस्टम डेवलपमेंट करना। यही सिस्टम एंड प्रोसीजर दो के ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस का फोकस होता है, जो सिस्टम को डेवलप कराती है एज वेल एज प्रोसेस को। प्रोसेस मीन जीएमपी को, और सिस्टम मीन्स मेंटेन द रिकॉर्ड्स, वो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखती है, चाहे चाहे कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, कैलिब्रेशन ऑफ वेसल्स जहां पर ये बनता है इन प्रोडक्शन, प्रोवाइड कराती है एसओपीज, बीएमआर, बीपीआर। ये रिकॉर्ड्स हैं जो दिखाने पड़ते हैं ऑडिटर्स को, टाइम में किस टाइम में ये बना प्रोडक्ट, वो कोई से प्रोडक्ट उठा लेते हैं और पूछते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, बैच नंबर, जो 4 चीजें काम करती हैं वो है बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द कैटेगरी, सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड, और आपने इसको किस टाइम, टाइम भी सम टाइम भी मेंशन एट द इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जब हम इसको बनाते हैं तो वहाँ टाइम भी करते हैं कि हमने 9 बजे से शुरू किया या 10 बजे से शुरू किया, इस डेट में शुरू किया, कौन सा प्रोडक्ट है। ये हेल्प करता है जब हमारे पास कंप्लेन आती है फ्रॉम द मार्केट कि आपके प्रोडक्ट में फंगल ग्रोथ हो गया, आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम हो गई है, सेपरेशन हो गया है, वो तभी हम लोग उसको ऑथेंटिक मानते हैं जब हम अपने प्रोडक्ट से उसको कंपेयर कराते हैं, क्योंकि सील ओपन होने के बाद भी देर इज नो गारंटी कि उसमें मिक्सिंग हुई है या नहीं हुई। सील्ड ही मटेरियल को हम टेकअप करते हैं, और मोबाइल की कैमरे की निगरानी में वी ओपन द सील ऑफ द कंटेनर बॉटल्स, और अगर इसमें उसको फिल किया गया है, पैकिंग है, और उसको देखते हैं एंड देन कंपेयर आवर कंट्रोल सैंपल्स
क्योंकि 2 या 3 कंट्रोल सैंपल्स वी हैव, हम रखते हैं अपने पास एट द टाइम, वो इसलिए, एंड मोर देन 1 ईयर ऑल्सो, ताकि उसकी सेल्फ लाइफ भी मेंटेन कर सके और उसको देख सकें एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सील, कि इसका बैच नंबर क्या है। कभी कभार कंप्लेन आती है कि प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया और आपके प्रोडक्ट में ग्रेनी हो गया, अगर वो सेमी सॉलिड है तो उसमें चीनी बन गई है और सेपरेशन हो गया है या फंगल ग्रोथ हो गया। कई 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 हमने अटेंड किए हैं ऐसे सैंपल जिनकी एक्सपायर हो चुके होते हैं, लेकिन कस्टमर उनको काफी टाइम के बाद यूज करता है तो उसको पता नहीं होता कि द मटेरियल हैज एक्सपायर्ड। उसको भी हम रिप्लाई देते हैं द मटेरियल एक्सपायर्ड हो गया। अब देयर इज नो गारंटी ऑफ द इंडस्ट्री, देयर इज नो गारंटी ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वी कंपेयर इन द विजिलेंस ऑफ कैमरा, हम उसको ओपन करते हैं, टेक्सचर देखते हैं, एरोमा देखते हैं और उसी को टेस्ट भी करते हैं, ताकि देख सकें कि दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है इन आवर स्टैंडर्ड मटेरियल एज वेल एज इन मार्केट कंप्लेन। और उसके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं क्वालिटी एश्योरेंस को, क्वालिटी कंट्रोल को, प्रोडक्शन को, ताकि वो कंटामिनेशन ना हो सके फंगल का, और प्रॉपर कुकिंग होना चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग होना चाहिए। अगर मिस हैंडलिंग होगा तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही। नेक्स्ट, जीएमपी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि क्यों जरूरत पड़ी, क्यों, व्हाट इज द जीएमपी, ये हमने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। लैब मॉडल क्या होता है? लैब मीन्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द एडिक्वेट ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी। द क्वालिफिकेशन, जैसे कि हमने बताया कि लैब मॉडल वो होना चाहिए कि आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो कैलिब्रेट होने चाहिए, उनके पास एसओपी होनी चाहिए, साइड में मॉडल नंबर होना चाहिए, और जो भी हम ऑपरेट करें वो ऑपरेट करने के बाद द इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस शुड बी नीट एंड क्लीन, ताकि दूसरा साइंटिस्ट आने के बाद उस पर अच्छी तरह से काम कर सके। और वही पैरामीटर यूज किए जो कटारा सर ने बताया था और अदर और दूसरे साइंटिस्टों ने बताया था कि हमको उनकी गाइडलाइन में जो एपीआई है, यूपीआई है, उनके गाइडलाइन में जो प्रोटोकॉल दिए हैं उन्हीं के तहत हम टेस्टिंग करें और आगे चल के उनको स्टैंडर्डाइज कर सकें। क्वालिटी एश्योरेंस साइकिल, जैसे कि मैं बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस साइकिल क्या है कि सिस्टम एंड प्रोसेस में जितने साइकिल आते, जितने स्टेप्स आते हैं वो कहलाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस साइकिल। यानी कि जो साइकिल रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, ग्राइंडिंग आ गया, सीविंग आ गया, मिक्सिंग आ गया और कुकिंग आ गया। कुकिंग भी ये सारे स्टेप साइकिल में आते हैं जो जीएमपी को बताते हैं कि जीएमपी किस टाइप से आपके आपने उसको किया। बेसिक लेवल क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल यानी कि यील्ड भी स्टैंडर्डाइज हो जाती है अगर हमने स्टैंडर्डाइज किया रॉ मटेरियल और फिनिश टिल फिनिश प्रोडक्ट। तो इंश्योरेंस करने के लिए मींस डिस्पेंसिंग के टाइम द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल शुड बी स्टैंडर्डाइज या शुड बी अकॉर्डिंग द कंपोजिशन, तभी हम यील्ड को कंट्रोल कर पाते हैं। ये चीजें बताती हैं कि क्वालिटी, प्योरिटी एंड इफिकेसी, इसी यही पैरामीटर है क्वालिटी एश्योरेंस की। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ द क्वालिटी कंपोनेंट, देर आर 5, जैसे कि अभी बताया कि देर आर 10 स्टेप्स। कौन काम कर रहा है, क्या कंडीशन है, ये सारे स्टेप्स में बताए गए हैं। स्टेप फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू हियर। स्टेप नंबर 1, असाइनमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसको इस असाइनमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है इन द डिपार्टमेंट, सेक्शन एंड स्टोर्स। ये सारे स्टेप वाइज 10 स्टेप्स में सारे आ जाते हैं जो एश्योर करता है
क्वालिटी एश्योरेंस को, जो एश्योर करता है प्रोडक्ट को, द प्रोडक्ट इज सेफ, इफेक्टिव एंड प्योर। These are the 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the steps. Next, factor affecting quality assurance. Lack of resources. अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो भी हमारे क्वालिटी एश्योरेंस को इफेक्ट करेगा, यानी कि जीएमपी को इफेक्ट करेगा, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा। पर्सनल प्रॉब्लम्स, कोई बीमार है तो उसको ड्यूटी पे नहीं लेना है, कोई काम नहीं कराना, उसको छुट्टी देना है, ताकि वो उस कंटामिनेशन को वन एम्प्लॉय टू अनदर एम्प्लॉय में ना स्प्रेड कर सके। इसलिए उसको प्रॉपर क्योर देने की जरूरत है, ताकि उसको, हमारे पास कुछ हकीम्स होते हैं और वैद्य होते हैं जो उनका ट्रीटमेंट बाहर करते हैं। इंडस्ट्री के एक कोने में हमारा क्लिनिक है जहां पर उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। अगर आदमी बीमार है तो इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, यदि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल सीव फट गया कहीं से और हम छान रहे हैं और बिना छना उसमें आ रहा है, तो वो इम्प्रॉपर मेंटेनेंस कहलाता है। इसलिए टाइम टू टाइम मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, ताकि हम क्वालिटी एश्योर कर सके कि द फिनिश प्रोडक्ट इज ओके, रॉ मटेरियल इज ओके। इन द एब्सेंस ऑफ द वेल फॉर्म्ड पॉपुलेशन, एब्सेंस ऑफ द एक्रेडिटेशन लॉ, कुछ लॉज होते हैं जैसे कि शेड्यूल ई, शेड्यूल, देयर आर सो मेनी शेड्यूल्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ लॉज दिए हैं, कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ एक्ट दिए हैं। उन्हीं के तहत जैसे शेड्यूल टी है, शेड्यूल E1 है, शेड्यूल ए है, बी है, सी है, देयर आर सो मेनी शेड्यूल्स। इनमें बताया गया है E1 में कि पॉइजनस आइटम क्या है और उनको कैसे कैसे हैंडल करना है। एवरीथिंग इज गिवन इन गाइडलाइंस। उनको पढ़ने के बाद ही हम कुछ अपना आगे बढ़े, ताकि हम मेंटेन कर सके, जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज कर सके। मिसलेनियस फैक्टर्स, बहुत से मिसलेनियस फैक्टर होते हैं कि मिस हैंडलिंग हम कर रहे हैं, तो वो मिसलेनियस आइटम में आ जाते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस की इंपॉर्टेंस तभी है जब हम गुड क्वालिटी का फिनिश प्रोडक्ट यानी कि जीएमपी, जो लोगों का ट्रस्ट बना है, जो लोगों का बिलीव है, जो लोगों का ट्रस्ट है, उस पर हम लोग पूरे खरे उतरे हैं, तो वो ही एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस कहलाती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हीं के तहत हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि देर कुछ कंपनियों में, जो छोटी छोटी कंपनी है, उनके पास लैब्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, लेकिन मटेरियल उनका बाजार में आ जाता है। ये दे आर सो मेनी लेकुनास, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं कर सकते। वहां पर प्रॉब्लम आती है कि उसमें ये कंटामिनेशन है, उसमें वो कंटामिनेशन है, वो उसकी इफिकेसी यानी कि कंसिस्टेंसी को भी बरकरार नहीं रख पाते। अगर सेमी सॉलिड है तो वो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में आ गया, सॉलिड है तो बहुत हार्ड हो गया। दे आर नॉट मेंटेन्ड द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द लैक ऑफ अप्रूव्ड केमिस्ट, लैक ऑफ सिस्टम्स, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस। ये दे आर सो मेनी लेकुनाज है जिनको प्रॉब्लम आती है और हम लोग उसको फेस करते हैं ताकि उसमें दिक्कत ना हो। जीएमपी एंड सीजीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड करंट जीएमपी, ये आज की जो जरूरत है सर, वो है सीजीएमपी। इसी के तहत हम उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं सर, यानी कि नीड टू बी सीजीएमपी। नेक्स्ट, व्हाट आर जीएमपी गाइडलाइंस? जीएमपी गाइडलाइंस already given in drug and cosmetic acts. एक्चुअली इसी के पीछे सब लोग इसी के जीएमपी के लिए ही सारे यूनिट, सेक्शन और
यूनिट सेक्शन इन स्टोर काम करते हैं। नेक्स्ट, there are 5 Ps of GMP. Now GMP ensure the quality of the product is managed by the emphasis on the 5 key elements popularly known as the 5 Ps of GMP, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। Okay. They have done general requirements, drug and cosmetic rules, and last conclusions. From the above discussion, we can conclude the ASU pharmaceutical industry is regulated by GMPs. Good manufacturing practice must be followed. GMP ensure during product are safe, pure, and effective. Thank you very much, sir. थैंक यू वेरी मच सगीर जी, बहुत अच्छा। अल्टीमेटली वी विन द सिचुएशन। थैंक यू अग्निहोत्री सर। मैं समझ रहा था कि मैं इसलिए मैंने तेज किया कि मैं सोचा था कि शायद सभी कुछ कह रहे हैं, सगीर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप। सगीर जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं अकेला हूँ, nobody is there. नहीं सभी लोग हैं, भले ही वीडियो ऑफ कर रखा हो, ऐसा कैसे? आप इतना महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हम सब लोग सुनने का लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी लोग मौजूद हैं, कटार साहब मौजूद हैं, हमारे सभी लोग मौजूद हैं, ऐसा कैसे कह दिया? शेखर साहब मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं, बड़े ध्यानमग्न होकर सुन रहे हैं। सगीर साहब सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। बल्कि मैं तो अभी 101 टेम्परेचर में आके बेड पर आ गया हूँ, लेकिन मैं सुन बराबर रहा हूँ। देखिए, मैं आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी ने भी चैट बॉक्स में आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिया है कि अति सुंदर। ऐसा नहीं, आज तो आप सक्सेसफुल, सही अर्थों में हम आपको आज पूरा सुन पाए, क्योंकि आज कोई इंटरप्शन नहीं था, डिसरप्शन नहीं था, और प्रिपरेशन तो आपकी हमेशा रहती है। कभी कभी टेक्नोलॉजी दिक्कत आती है। बड़ा अच्छा आपने समझाया, बहुत ही आपने एकेडमिकली भी समझाया और मैन्युफैक्चरिंग दृष्टिकोण से भी सारी चीजें हाईलाइट की हैं। और यदि ये सब नॉर्म्स और एसओपी फॉलो की जाए तो नो डाउट हम क्यूए को भी मेंटेन करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल को भी मार्केट में दे पाएंगे। बड़ा अच्छा विषय है, और इसकी सीरीज में जब आप जैसे पूर्व सभी जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर्स जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से जो मंथन होता है उससे कोई जरा से भी कोई शॉर्टकमिंग हो वो भी प्रकाश में आ जाती है, उसको भी हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, और उसके समाधान है उसको रूल आउट करने के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। आप लोग जुड़े, आप लोगों ने अपनी व्यवस्था दी और बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चर्चा दी। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम सोचते हैं प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, और आप कुछ कहना चाहें, उनका स्वागत है। हमारे आज स्पीकर्स का प्रेजेंटेशन आ गया है। प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं तो हमारे थोड़ा सभी लोग जुड़े हुए देर से 8 बजे से 2:30 बजे हो गया है। मैं गुरुदेव आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन देके आज की इस वेबिनार का समापन रिमार्क्स देने की कृपा करिए। प्रोफेसर द्विवेदी सर, नमस्कार। नमस्कार सभी विद्वानों को। जी, आज का टॉपिक जो है बड़ा अच्छा इंफॉर्मेटिव था, और तीनों वक्ताओं ने अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया, और व्यवहारिक पक्ष कुछ और ही है जो मंच से बोला भी गया। सब हम बड़ी कंपनियों की बात अलग है, छोटी मोटी कंपनियों में स्थितियां आए दिन ऐसी आती है। तो वास्तव में ये जो फैक्टर है वो कॉस्ट फैक्टर के साथ जुड़ता है, और जीएमपी, एसओपी या क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी ये टर्म हैं, और इनके पीछे हम पड़ जाते हैं। मॉरल ठीक होना चाहिए, और उसके बाद में एक जैसा प्रोडक्ट लेना चाहिए। और मेरी समझ ऐसी है कि गेहूं अगर लिखा है और उसका लेटिन नाम लिखा है तो कम से कम गेहूं तो डालें। फार्मी होगा या सोना कल्याण होगा, उसमें नहीं उलझे। और जो बात आती है वो उसी पे आती है कि जो मटेरियल या उसका स्टैंडर्ड है वो एक जैसा नहीं है। मशीन है तो उसकी बार बार मतलब स्टैंडर्ड और क्वालिटी बदल जाती है। मटेरियल है उसमें अंतर आ जाता है, या फिर जो मेथड है उसमें अंतर आ जाता है।
और फिर प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है वो बदल जाता है। तो एकदम एक जैसा रहे। और हम लोग आईपी की तरह या डब्ल्यूएचओ जीएमपी और इस सबको पढ़ते जरूर हैं, बात करते हैं, किंतु जब अंदर कंपनी में देखते हैं तो कई फैक्टर ऐसे हैं जो हिडन हैं, हम लोग जानते हैं किंतु हम कह नहीं पाते, और उससे काफी कुछ अंतर आता है। और एक सिंपल सा एग्जांपल है कि साहब भस्म और भस्म से बना हुआ प्रोडक्ट, उन सबका टेस्टिंग मेथड एक कैसे हो सकता है, ये भी विचारना चाहिए कि उस तरह से। दूसरा, जो एक प्रोडक्ट में मधुर पदार्थ डालते हैं तो उसका एस्टिमेशन कैसे नहीं हो सकता, तो सब क्यों नहीं करना चाहते, ये भी विचारना चाहिए कि साहब एपीआई में पार्ट 2 में अगर किसी अवले के लिए शुगर के बारे में स्टैंडर्ड रिपोर्ट किया तो फिर च्यवनप्राश के बारे में क्यों नहीं किया। तो बात हम करते हैं, मंच पे चर्चा करते हैं, किंतु जो लेकुना है उसको हम समझना नहीं चाहते जानबूझकर। और फिर YouTube में देखते हैं तो हर घर में च्यवनप्राश असली बनता है, और उसको देखेंगे तो उसमें कंटेंट ही नहीं होते, और वो किसान जेम की तरह एक हलवा बन जाता है और इंडिया में खाने के रिवाज है। अब तो फूड और आ गया, मतलब कुछ स्लाइड मैंने अभी देखी थी, इसमें एक फूड वाली भी थी। तो फूड में और इसमें क्या अंतर करेंगे हम, कब सॉल्ट फूड है, कब वो स्पाइस है, और कब वो ड्रग है। तो वो लाइन मार्क जो कंडीशन है वो क्लियर हमको समझना चाहिए। और नहीं तो शहद है तो शहद फूड में लाइसेंस नहीं दोगे तो हम फूड में ले लेंगे, किंतु बाजार में तो वही बेचेंगे। 100 टेस्ट के बाद भी जब नकली माल ही रहेगा बाजार में, तो इन सब चर्चाओं का भी विचार करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम हम चर्चा तो करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपके आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। और तय बात है, कुछ कसक है जो आपके मन में बार बार आती है कि चर्चा के अलावा भी इसके इन शब्दों का वो मूर्त रूप देके अपने उत्पाद को इस योग्य बना सके कि वो किसी के ऑब्जेक्शन का विषय न बने, और निश्चित रूप से लाभार्थी को लाभ प्राप्त हो सके। और जो चीज नहीं है किसी इंग्रेडिएंट के रूप में, उसको ऊपर ही डिक्लेयर कर दें। लेकिन आप कहते हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन ऐसी है कि नहीं, आप उसको लिखिए, डालिए, चैनल डालिए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जहाँ पर कुछ न कुछ अपवाद भी आते हैं। बट जो हमारे साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो अपनी यहाँ पर है। उनको उसमें प्रैक्टिकली कितना सफलता मिलती है या अप्रिसिएशन मिलता है, श्रेय मिलता है, वो एक अलग विचार का विषय बनता है। आप हमारे आज के सभी वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता इसमें जुड़े और उन्होंने अपने अपने ज्ञान से, अपने प्रेजेंटेशन से हम लोगों को लाभान्वित कराया इस प्लेटफॉर्म पर, उनका बहुत बहुत आभार है। और प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर गुरुदेव का जो उन्होंने आर्शी वचन दिए उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। सभी बहुत लोग आज बहुत जुड़े हुए हैं। आभार सर, सभी जी का बहुत बहुत आभार। जी आप लोग हैं तो ये सीधा सीरीज पूरी जीवित है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। 9 बजे सर। समय रखने का कारण ये है कि आप सभी लोग रास्ते में रहते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट।